उस उपचुनाव की कर लेते हैं जो लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। इस टेस्ट में दो प्रतिद्वंदी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं, जिनके लिए 10 सीटों पर यूपी का उपचुनाव या तो बिखरे साख को संभालने का मौका होगा या फिर सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह को और गाढ़ा कर देगा। क्योंकि लोकसभा में हुए नुकसान को संभालने का यह सबसे बड़ा मौका है, वो भी तब जब लहर बिल्कुल विपरीत है और इंडिया गठबंधन पहले ही मनोवैज्ञानिक लीड के साथ मैदान में होगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में चुनाव का दूसरा चैप्टर, जीत के लिए दलित बड़ा फैक्टर। लोकसभा चुनाव का बड़ा उलटफेर, उपचुनाव में भी जारी रहेगा खेल। बीजेपी कांग्रेस समाजवादी की जंग, 10 सीटों पर जनता किसके संग। अमर रहे, समस्त संस्कृति अमर रहे। 2024 यूपी में पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए इम्तिहान का साल है। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और अब यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इन चुनाव के नतीजे ने बीजेपी को जो जख्म दिया उसे भरने में काफी वक्त लग जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को भी बीजेपी के खिलाफ जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की भारी जीत ने अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को बेहद उत्साहित रखा हुआ है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन मजबूती से ताल ठोकेगा और ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही ये आने वाले उपचुनाव नाक का सवाल बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई सीटों के उपचुनाव की तारीख अभी नहीं आई, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन ने चुनाव के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे। तो संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की और अब उपचुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। 14 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, बड़ी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद उन्हीं विषयों को लेकर कोर कमेटी में चर्चा हुई है। उपचुनावों को लेकर भी हमने संगठन की दृष्टि से जो संगठनात्मक काम है अपने बूथ के, सेक्टर के, मंडल के, उनकी हमने तैयारी पूरी की है। हमारी तैयारी पूरी है। हमारा एक कार्यकर्ता आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें करहल, मिल्कीपुर, खैर, मीरापुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। तो
तो उपचुनाव तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होना है। इसमें बिहार की 1 है, बंगाल की 4 है, तमिलनाडु में भी 1 सीट आती है, मध्य प्रदेश में भी 1 सीट खाली हुई है, उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, पंजाब की 1 है, हिमाचल की 3 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, मतदान होगा। लेकिन नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। आप जानते हैं क्यों? 10 विधानसभा सीटों पर ये लिटमस टेस्ट के बराबर है। ये वो सीटें हैं जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं 2024 के दंगल के बाद, और ऐसे में ये 9 सीटें कुल मिलाकर के खाली हुई हैं। एक इरफान सोलंकी की सीट जो कि सजा याफ्ता है, उसे छोड़कर के 9 सीटें कौन सी खाली हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला फूलपुर से विधायक थे बीजेपी के प्रवीण पटेल, अब फूलपुर से ही ये सांसद बन चुके हैं। अगली सीट आपको दिखाते हैं, अलीगढ़ की सीट आती है जहां पर बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक थे, हाथरस से अब ये सांसद चुने जा चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद सदर से विधायक थे बीजेपी के ही डॉक्टर अतुल गर्ग, गाजियाबाद से इस बार वो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में ये सीट भी खाली हो गई है। निषाद पार्टी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद मझवा से पहले विधायक थे, लेकिन अब प्रमोशन हो गया, अब सांसद बन गए, भदोही से सांसद बने हैं और ऐसे में उनकी सीट भी, मझवा की ये सीट खाली हो गई है। यहां पर भी उपचुनाव होगा। आरएलडी के चंदन चौहान, इनको भी जनता ने इस बार बड़ा मौका दिया। मीरापुर से पहले विधायक हुआ करते थे, अब बिजनौर से सांसद बन चुके हैं। पार्टी के लिए बड़ी जीत एक तरीके से इन्होंने हासिल की और ऐसे में मीरापुर में भी ये चुनाव होगा। मिल्कीपुर से देखिए, पहले विधायक थे अवधेश प्रसाद, ये चेहरा अब तो पूरा देश जानता है। फैजाबाद से विधायक चुने गए हैं। इस बार अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में नजर आते हैं और ये पीडीए का चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में ये सीट भी खाली हुई है। अब करहल से विधायक खुद पार्टी के सर्वेसर्वा मुखिया अखिलेश यादव, जो पहले विधायक थे, आप जानते हैं विधायक की छोड़ अब कन्नौज से क्योंकि सांसद बन चुके हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं पार्टी का। सदन के भीतर मोदी सरकार को घेरने का बखूबी काम कर रहे हैं। कटेहरी से विधायक देखिए समाजवादी पार्टी के पहले थे लालजी वर्मा, अब अम्बेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट भी खाली हो चुकी है। इसके अलावा कुंदरकी एक सीट आता है, जियाउर रहमान बर्क, यहां से पहले कुंदरकी से ये विधायक थे, संभल से अब ये क्योंकि सांसद बन चुके हैं तो इनकी सीट भी खाली हो गई है। यहां पर भी उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टक्कर ने हालांकि अभी से 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के चर्चे तेज कर दिए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसे ही नतीजे रिपीट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल होगा। और यही वजह है कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं है और खुद बड़ी परीक्षा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को, कमान को अपने हाथों में ले लिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक हार और जीत का बड़ा फैक्टर माना जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी दलित वोट बैंक ने बुरी तरीके से पस्त कर दिया और समाजवादी पार्टी को मस्त कर दिया। वहीं अगर मायावती की बात करें तो उनकी बहुजन समाज पार्टी के गिरते हुए जनाधार की वजह से दलित वोट बैंक इस बार उनसे दूर ही रहा। ऐसे में मायावती इस बार कोई कमाल नहीं कर पाई। वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए किसी मैग्नेट की तरह काम किया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला लोगों के सिर चढ़कर बोला। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा दलित समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर आ गया, लेकिन अब इस दलित बैंक को अपने साथ बनाए रखने में पार्टी काफी संजीदा नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली अच्छी सफलता और बीएसपी से दलित वोट के खिसकने के बाद समाजवादी पार्टी दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कई तरह के अभियान चलाएगी। अखिलेश के पीडीए के अंतर्गत दलितों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। दलित समाज में आने वाली पासी बिरादरी पर अखिलेश की नजर है। समाजवादी पार्टी संगठन पासी बिरादरी को ज्यादा तवज्जो देगी। अखिलेश ने संसद में अयोध्या से जीते दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को फ्रंट फुट पर रखकर इसके संकेत दे दिए। इतना ही नहीं, अगस्त से समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी और दलित समाज खासकर पासी बिरादरी से आने वाले नेताओं पर मेहरबानी दिखाने वाली। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पार्टी समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली है। अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया था और समाजवादी पार्टी इसे फॉर्मूले को लेकर अपने संगठन और अभियानों को भी चलाने का काम करेगी। 101% और 101% से भी कोई परसेंट हो तो निकाल लो। अच्छा, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे हमारे नेता और उस क्षेत्र की सभी जात के लोग, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका समर्थन है और समर्थन और सहयोग बरकरार है, बरकरार रहेगा।
दूसरी तरफ कांग्रेस भी दलित वोट बैंक को साधने की कवायद में जुट चुकी है। यूपी कांग्रेस 7 जुलाई से 3 दिनों तक दलित बस्तियों में सहभोज करेगी। देश के चौथे उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ के खुर्रम नगर में एक परिवार के यहां भोज करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित बस्तियां हैं वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष, शहराध्यक्ष और जो भी वरिष्ठ हैं, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जो जीते लोग हैं, सभी लोग आज से 3 दिन का दलित सहभोज करेंगे। उनके बीच में जाएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये दलित समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह सवाल आम है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल दलित वोटर्स ने कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी पर जितना भरोसा इस बार दिखाया है उतना पहले कभी नहीं दिखाया। एसपी को बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी दलितों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस इस बदलाव से उत्साहित है, लिहाजा वो किसी भी सूरत में दोबारा लौटे दलित वोटर्स को अपने पास बनाए रखना चाहती। यही वजह है कि सामाजिक न्याय के बड़े ध्वजावाहक बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दलित बस्तियों में पहुंचने का ये कार्यक्रम शुरू किया। प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वो दलित बस्तियों और अनियोजित कॉलोनियों में पहुंचे, पार्टी की नीतियां उन्हें बताएं और उनके साथ सहभोज करके पार्टी की प्राथमिकताओं का उन्हें संदेश दें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर दलित वोट बैंक को साधने में जुटी और औपचारिक तौर पर दोनों दलों ने लोकसभा के तर्ज पर साथ उपचुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है। लेकिन पार्टियों का कहना है कि वो जिस तरह लोकसभा चुनाव में साथ थे उसी तरह आगे भी चुनाव लड़कर बीजेपी को हराएंगे। इंडिया गठबंधन बाई इलेक्शंस भी मिलकर लड़ेगा, हमारा एजेंडा नहीं बदला है। जिस विचारधारा के तहत गठबंधन बना था वो था सामाजिक न्याय। इस देश के अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट, विकास के हक को ले जाना, हम उसी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दलितों, वंचितों, नौजवानों, छात्रों सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली, जो यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। अब हर हाल में विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज करवा के भाजपा जो मनोबल की लड़ाई है कम से कम उसको जीतना चाहेगी, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नई जान आए। लेकिन यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलनी तय है। ऐसी कुल मिलाकर के 6 सीटें नजर आती हैं जहां पर लड़ाई जो है वो अगेंस्ट नजर आती है। अब इसको कितना अपने पक्ष में तब्दील कर पाएगी वोटों के लिहाज से देखना होगा। पहला तो करहल ही, आप जानते हैं अखिलेश यादव यहां से विधायक थे करहल से। अब जिस तैयारी में है अखिलेश यादव वो ये कि भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से वो चुनाव लड़वा दें। ऐसे में ये सीट पूरी तरीके से मान लीजिए चुनाव के पहले ही एक तरीके से इस लहर में एसपी की होती नजर आती है। दूसरी सीट है मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जो कि 9 बार के विधायक रहे। अब देखिए यहां पर क्या दांव खेलने जा रही है समाजवादी पार्टी। अवधेश प्रसाद के ही बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़वा सकती है पार्टी, ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। और ऐसा अगर होता है तो फिर पिता की राह पर पुत्र नजर आ सकता है। अब सीसामऊ एक और सीट, कानपुर की सीट एसपी के सजायाफ्ता इरफान सोलंकी, उनका गढ़ है, उनके वजह से ये सीट खाली हुई, सजा मिली तो सीट खाली हुई। अब जानकारी यह है कि उनके बेटे, परिवार से किसी को टिकट दे सकता है, उनका बेटा हो सकता है इस सीट पर चुनाव लड़ जाए। और इरफान के परिवार से जो सहानुभूति बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है, यह एक बड़ा कारण कि इस सीट पर भी लड़ाई टफ नजर आ रही है बीजेपी के लिए।